हाँ भाई, सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। हाँ मैम, चल गई चल गई चल गई। हाँ मैं विजिबल हो गया। सोनू कुमार, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, वॉइस भी आ गई होगी, सब कुछ आ गया होगा बेटा, है ना। चलिए, तो कोई नहीं, कभी कभार टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, देखा जाएगा उसके बारे में। तो फिलहाल के लिए जैसा आप सभी को ज्ञात है, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरे साथ में इतना पेशेंस के साथ बने हुए हैं संदीप, सोमदत्त, निशांत, ब्रजेश, आरती, धर्मेंद्र, एस लिप्सा, विकास, शिमसी, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, कल तक के सेशन में मैंने आपको बैंक की स्थापना कैसे होती है, बैंक पैसे कैसे कमाती है, ये बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं आरबीआई कैसे काम करती है। आरबीआई कैसे काम करती है, इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई का पैटर्न क्या होता है, वो बैंकों से कैसे काम करती है। इसको समझाने के लिए आपको एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट सीखना होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो क्या है, मैं एक बार के लिए बताता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो भी चीजें हम यहां से आगे बताने जा रहे हैं, उससे पहले एक कहानी, फिर उसके बाद में ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। ये पूरी कहानी जितनी भी आपने पढ़ी, कैसे बना, ये सब चुटकी भर की चीजें रह जाएंगी। आरबीआई कैसे बनी, कब बनी, ये सब चीजें प्रमुख कार्य समझने से पूर्व आपको मैं बहुत बड़ी जरूरी चीज सिखा रहा हूं, उसके साथ में आप लोग आगे बढ़िएगा। क्या जरूरी चीज है? सबसे पहली जरूरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है, हमारे देश में वर्तमान के अंदर आरबीआई द्वारा क्या कार्य किया जाता है, यह समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि भारत सरकार पैसे कहां से प्राप्त करती है। बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, है ना। तो धन का सोर्स क्या है सरकार के पास, अगर मैं आपसे यह पूछूं, तो सरकार की आय का साधन, सरकार की आय का साधन, यदि यह बात आपसे पूछ ली जाए तो यहां से आगे आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। आपको क्या लगता है सरकार कहां से पैसे कमाती होगी? एक बार चलिए कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी ओपिनियन दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यू सरकार कैसे पैसे कमाती है, जरा बताइए। याशिका बेटा, वहां पर उसमें इशू था, इसलिए अपलोड होने में दिक्कत हुई है। एक बच्चे ने बताया सर टैक्सेस से कमाती है। चलिए, और कुछ? आय में ना आप कर्जा भी शामिल कर लेना, क्योंकि काम तो पैसे कर्जे से भी होता है ना, लोन से। ठीक है, ये लोन कहां से लिए जाते हैं ये भी बताना है, लेकिन पहले आय के साधन बता दीजिए। टैक्सेशन हो गया, टैक्स हो गया। हाँ, हिमांशु ने कहा एसेट बेचकर। अच्छा, एसेट बेचने को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं बेटा, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, ठीक है। लोन में बच्चों ने बता दिया, टैक्स हो गया। एक बच्चा जो है आरबीआई लिख रहा है, दिवाकर। अच्छा, डिपॉजिट्स डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है, वो आपके लोन का ही एक पार्ट हो गया। अब कोई नहीं, आपने मैक्सिमम चीजें मान लीजिए कवर कर ली, तो अब मैं आपको एक चीज यहां पर और पूछ रहा हूं, जरा बताइए ये लोन कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं, कहां से लिए जा सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा है आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर से लोन, जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं वर्ल्ड बैंक, कुछ लिख रहे हैं आईएमएफ, और कुछ और एजेंसीज के नाम, चाहे जापान की तरफ से अपन ने अभी जायका बैंक है उससे लिया हो, चाहे डब्ल्यू जो क्या कहते हैं इसको, ब्रिक्स की जो बैंक बनाई गई है एनडीबी, उससे लिया गया हो, इन सब बैंकों से आपने लोन लिया हो। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल बोरिंग। कई बार हम देशों से भी लोन ले लेते हैं, सॉवरेन बॉन्ड के रूप में हम यूएई से वगैरह से पैसे ले लेते हैं, ये होता है।
अब अगला प्रश्न सुनिए, इंटरनल कहां से लेते हो? इंटरनल बताइए। ये तो समझ में आ गया ना सभी साथियों को, पैसे के साधन क्या है। अब अगला प्रश्न बनता है, इंटरनल सोर्स बताइए। इंटरनल का मतलब आंतरिक, आंतरिक बोले तो आंतरिक आय के साधन बताइए, बोलिए। कुछ बच्चे म्यूचुअल फंड वगैरह लिख रहे हैं, सरकार के लिए टूरिस्ट से पैसा। अच्छा, आय के साधन में एक और साधन जोड़ दिया आपने, फॉरेक्स। फॉरेक्स इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, यानी दूसरे जो लोग बाहर रहते हैं उनके द्वारा हमें भेजा गया पैसा, दैट इज रेमिटेंस। इंटरनल लोन क्या का साधन क्या है? आंतरिक आय के साधन। आंतरिक आय के साधन में कई बच्चों ने पहले भी टैक्सेस बताया है, ये आय के साधन थे, लेकिन हम इंटरनल लोन के साधन पूछ रहे हैं। आंतरिक लोन हम कैसे लेते हैं? बस अब सभी लोग सही जगह पहुंच गए। आंतरिक रूप से लोन लेने के लिए आपके पास क्या है? आरबीआई है। तो आरबीआई का कार्य हम सीखें उससे पहले ही हमें यह क्लियर हो जाए कि सरकार जहां से पैसे कमाती हो उनमें से जब आंतरिक आय के साधन पूछे जाएं, कर्ज से पैसा पूछा जाए, तो उनमें जो सबसे प्रमुख रोल है वो आरबीआई का आता है। इसी कारण से आरबीआई को सरकार की बैंक कहा जाता है। जैसे आपको और मुझको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अगर हम लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो हम बैंक के पास जाएंगे। बैंक के पास जाना वो हमारी जरूरत है। सरकार किस बैंक के पास जाएगी? एसबीआई के पास जाएगी, पीएनबी के पास जाएगी, किसके पास जाएगी? नहीं, सरकार सीधा आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से कहती है भैया सुनो थोड़ा पैसा दे दो भाई। क्या सर आरबीआई सरकार को पैसा दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है सर। जैसे आप और हम लोन लेने, अब यहां तक सभी को यह बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़े। एक बार पहले इसको बता दे, आशीष लिख रहे हैं बफरिंग बहुत आ रही है। नहीं भैया, आशीष केवल आपको आ रही होगी, बाकी सभी का एकदम सही चल रहा है। अगर औरों को भी आ रही होती तो वो बताते जरूर। हाँ भाई, अभी एकदम पहले ये कहानी समझ में आई, एक बार थम्स अप करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दिवाकर लिख रहे हैं दारू से सरकार बहुत पैसे कमाती है। टैक्सेस में आ गया, वो एक्साइज टैक्स है वो। हमारे बैंक डिपॉजिट भी लोन ही है सर। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब मैं अगले पेज पर चलता हूं, इस पेज को आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। मुझे अब तक यह बात समझ में आ चुकी है कि सरकार की आय के साधन के रूप में लोन, और लोन में इंटरनल लोन, और इंटरनल लोन के अंदर आरबीआई, यह पूरी प्रक्रिया है। मेरा सवाल यह है, एक साधारण नागरिक के नाते, ये आप या मैं कोई भी हो सकता है, ये बैंक है, ये बैंक से जब लोन लेने जाएगा, क्या बैंक लोन बिना गारंटी के दे देता है क्या? बड़ा सवाल है ये। क्या बैंक बिना गारंटी के लोन दे देता है क्या? बोले सर हमने तो लिया ही नहीं, हम तो बच्चे हैं। अपने फादर से पूछिएगा। बोले सर गारंटी क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हम तो। मेरे फादर ने घर खरीदा था, मेरे फादर ने कार खरीदी थी, बाइक खरीदी थी, इन सब के लिए लोन लिया था, लेकिन हमने कभी भी सर वो नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कुछ भी गारंटी नहीं दी। बेटा जब आप घर खरीदते हैं तो घर के कागज, घर के डॉक्यूमेंट वो बैंक अपने पास गिरवी रखता है। असल में जो भी घर लोन से लिए गए हैं वो असली मालिक आप नहीं हैं, आप तो बस खुश हो रहे हैं। असली मालिक कौन है उसका? तो असली मालिक बैंक है उसका। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही अगर आपने कार खरीदी और वो लोन से खरीदी, तो लोन से खरीदी तो उसका असली मालिक बैंक है जब तक लोन आप नहीं चुका देते। आप कुछ भी खरीदें, आपने जो खरीदा बैंक उसी को पहले गिरवी रख लेती है। बोले नहीं सर घर में तो हम रहते हैं, हमने घर पे लोन लिया था, हमारे घर में तो हम ही रहते हैं सर। सरकार बैंक ने क्या गिरवी रख लिया?
आपके कागज गिरवी हैं। अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो आपके उन्हीं कागजों के आधार पर बैंक आपके घर की नीलामी कर देगी और आपके घर को बेचकर अपना बाकी बचा हुआ पैसा वसूल करेगी जो आपको लोन में दिया था। अगर आप ईएमआई नहीं दे पाते तो बैंक आकर आपके घर को, आपके कार को, वो सबको नीलाम कर देगी, आपकी कार को छीन कर ले जाएंगे, आपके घर को कुर्क कर देंगे। ये सुनने में थोड़ा बेकार जरूर लगता है लेकिन रियलिटी यही है। अच्छा सर ऐसा होता है? मैंने कहा 100% ऐसा ही होता है, बताओ और क्या सुनना है। तो सर फिर एक बात बताइए, हमारे साथ तो बैंक इतना कुछ करती है तब जाकर लोन देती है, लेकिन सरकार को अगर लोन की जरूरत पड़ गई तो फिर क्या होगा? सर क्या सरकार जब लोन लेती है, किसने लोन लेना है? गवर्नमेंट ने लोन लेना है। किससे लेना है? आरबीआई से लेना है। सरकार आरबीआई के पास कोई चीज लोन में रखती है क्या कि भाई ये पकड़ लो, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा ये तोश खाना रख लो, गिफ्ट जो मुझे मिले हैं ये रख लो। भारत सरकार ने कहा हमारी ये सड़क गिरवी रख लो, या फिर किसी ने कहा हमारा ये डैम गिरवी रख लो। मान लो राजस्थान सरकार को पैसा चाहिए, राजस्थान सरकार गई, बोले सर एक काम करो, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे महल हैं, आप वो गिरवी रख लो, हमें पैसा दे दो। ऐसा होता है क्या? शैना लिख रहे हैं पेपर में नोटिस भी आता है नीलामी का। बिल्कुल आता है। अभी रवि गुजर सब आ रहा है, आप चिंता मत करिए। आज का ये जो सेशन है ये फुल एंड फाइनल है, इसके बाद कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बैंकिंग खत्म एक तरह से इसको पढ़ाने के बाद। इसके बाद तो फिर मेरे को टर्म्स बतानी है, रेपो रेट क्या होती है, सीएलआर क्या होती है, एसएलआर क्या होती है। आपकी भूमिका बनने का आज आखिरी दिन है। बैंकिंग की भूमिका ही बन रही है 3-4 दिन से, ये भूमिका बनने का आखिरी दिन है। इसके बाद तो बैंकिंग यूं टिप्स में निकलेगी। बोलिए, सरकार कुछ गिरवी रखती है क्या? यस। क्या रखती है? सरकार वादा रखती है, वादा, अपना वचन। अच्छा, तो बाहुबली ने यहीं से डायलॉग लिया था क्या, मेरा वचन ही है शासन? मैंने कहा हो सकता है। सर वचन लिखित में दिया जाता है कि बोल के दिया जाता है? मैं सरकार लिख के देती है। कैसे लिख के देती है? सरकार एक लेटर लेती है, उस पर राष्ट्रपति का दस्तखत करवाती है और उस पर लिखती है कि हम आरबीआई से इतने समय के लिए इतना पैसा उधार ले रहे हैं तथा हम इस धन को इतने प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटा देंगे, ये हम वादा करते हैं। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? हाँ, एक बालक लिख रहे हैं वचन से काम चल जाता है क्या? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। सरकार ने वादा किया आरबीआई को कि मैं, अब ये लेटर दिया, वचन पत्र कह दीजिए इसे, अब आप, ये वचन पत्र के माध्यम से आरबीआई सरकार को पैसा दे देती है। साहब सभी को यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये जो वचन पत्र है ना, जो सरकार द्वारा आरबीआई को दिया गया है, इसी का नाम गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? सरकार के द्वारा आरबीआई को दिया गया वचन पत्र कि सर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, ये पैसे लौटाने का जो वादा है यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाता है। एक बार थम्स अप करके बताइए कि आपको ये शब्द समझ में आया। बोलिए। क्या आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी शब्द जो है ये समझ में आया? दीपेंद्र कह रहे हैं मुझे चैट शो नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मुझे हो रही है। हाँ, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बना, सर वचन पत्र से मान गए, हम नहीं दे सकते क्या वचन पत्र? दे सकते हो। आपकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि आपके वचन पत्र को अगर आरबीआई दुनिया में दिखा दे कि सर देखो इनका वचन पत्र था, ये इतने बड़े आदमी बनते हैं, देखा इनका क्या हाल हो गया। मेरे प्यारे साथी, सरकार का वचन पत्र ही शासन है। अगर सरकार अपने वचन को पूरा नहीं कर पाई तो देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। यानी
जब सरकारें बोलती हैं कि हम वचन देते हैं कि पैसा चुकाएंगे, अगर पैसा नहीं चुका पाते तो मेरे प्यारे साथियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीरो होने का मतलब क्या होता है? सरकार का वचन पूरा ना होने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई है, जो कि श्रीलंका में हुआ, जो कि अभी आप पाकिस्तान में हाल देख रहे हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स करने का क्या मतलब है? तो वो ये है। समझ में आ गया? लेकिन सर एक बात बताओ, क्या आरबीआई अपने घर में से निकाल के सरकार को पैसे दे देती है क्या? अरे मैंने कहा नहीं, यहीं से खेला शुरू होता है, यहीं से सारा की सारा खेल शुरू होता है। बोले कैसे? मैंने कहा आरबीआई के पास पैसे नहीं है, आरबीआई ने तो नोट छापे और छापकर बैंकों को दे दिए कि लो भाई अपना अपना काम चलाओ। आरबीआई के पास कुछ नहीं है, तो फिर किसके पास है? मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट पॉइंट इन्वॉल्व होता है, और वो क्या है? आरबीआई के पास धन नहीं है, धन असल मायने में बैंकों के माध्यम से लिया जाएगा। बोले मतलब? मैंने कहा आरबीआई बैंकों को कहती है कि सुनो पैसा दो। मतलब कहां से पैसा दें? बोले तुम्हारे पास में जनता का पैसा नहीं है क्या? इतने सारे राम ने, श्याम ने, मोहन ने तुम्हारे पास इतना पैसा जमा कराया था, वो कहां है? बोले सर हमारे पास है। बोले लाओ हमें दो। क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ भाई हमें दो। बोले सर क्यों दें? अरे तुमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूंगा। कौन बोला? आरबीआई। किसको बोला? बैंक को बोला। अरे बैंक, मान लीजिए ये एसबीआई बैंक है, एसबीआई से कहा एसबीआई। बोले हाँ सर। बोले सुनो बेटा, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। बोले सर मैं क्यों दूं, मुझे क्या गारंटी मिलेगी? बोले जो गारंटी मेरे पास है वो गारंटी तुम्हारे पास है। क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले लो साहब, बैंक ने आरबीआई को पैसे पकड़ा दिए और बदले में इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली कि सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो और मेरी तरफ से पैसे आप ले लो। आरबीआई के पास पैसा आ गया। अब आपके दिमाग में फिर चक्कर कटेगा, सर ये बैंक करेगी क्या इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का? अरे हमने कहा रुको भैया। बोले क्या? मैंने कहा जब आरबीआई ने पैसा लिया था ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचकर, तब इस बैंक से कहा था कि आपको ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बेच रहा हूं ना, इस पर ब्याज दूंगा। कितना ब्याज दोगे? जितना सरकार मुझे देगी। सरकार कितना ब्याज देगी? सरकार ने आरबीआई से जब वचन पत्र दिया था तो मैंने आपसे कहा था कि इतने ब्याज पर मुझे धन दे दो। मान लो सरकार ने कहा था कि मैं 4% ब्याज पर पैसा लौटाऊंगा, तो आरबीआई ने बैंक को कहा कि मैं 3.5% पर तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही हूं, यानी कि तुम पैसा देने वापस आओगे, पैसा जब लेने आओगे तब मैं तुम्हें 3.5% के हिसाब से दूंगा। बोले साहब ये बहुत सही चल रहा है। मतलब एक प्रकार से यह हुआ कि बैंक वालों का पैसा आरबीआई के पास चला गया। मैंने कहा बिल्कुल चला गया। और बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। मैंने कहा बिल्कुल खरीद ली। सर बैंक पागल है क्या? उनको नहीं पता क्या पैसा चला गया अब क्या होगा? मैंने कहा पागल नहीं है, बैंक बहुत समझदार है। बैंक अपनी सारी जमा पूंजी किसमें लगाना पसंद करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। क्यों लगाना पसंद करती है? अरे गवर्नमेंट फेल नहीं मारती, बिजनेस फेल मार सकते हैं, व्यक्ति फेल मार सकते हैं, सरकारें फेल नहीं मारती। 75 साल के इतिहास में अगर सरकार फेल मार जाए तो ये देश भारत बचे ही नहीं। फिर तो उस बैंक का भी क्या करोगे जब देश ही नहीं बचा? वो बैंक अकेली क्या कर लेगी? फिर तो लूट लेंगे लोग आकर के, अगर सरकारें ही नहीं बची तो। मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद कर पैसे आरबीआई को दे देती। सर क्या आरबीआई बैंक से यह कहता है क्या कि तुम जब मांगोगे मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा? बिल्कुल, बकायदा रीपरचेज एग्रीमेंट होता है, और जिस इंटरेस्ट रेट पर होता है उसी को आप रेपो रेट कहते हैं। आपने शब्द सुना है रेपो रेट? आगे चलकर जब इसकी व्याख्या आएगी तो एक लाइन में क्लियर हो जाएगा, कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई द्वारा बैंक को दी गया वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें गारंटी है कि इसको मैं वापस खरीदूंगा, चिंता मत करो, दैट इज ऑन रेपो रेट, कि इतना % तो तुम्हें मिलेगा ही। कई बार आप सुनते हैं ना इतना % रेपो रेट हो गई, वो क्या है असल में रेपो? दैट इज रीपरचेज एग्रीमेंट, कि मैं आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीदूंगा, डोंट वरी। आप सभी को यहां तक बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करिए। संजीव राष्ट्रपति का
बोलिए। अरे कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, समझ में आया? आरबीआई और बैंक के बीच की मित्रता समझ में आई? जो बच्चे के दिमाग में डर ये आ रहा है सर बैंक ने नहीं दिया तो क्या होगा, एक बालक पूछ रहे हैं सर आरबीआई कितना भी पैसा प्रिंट कर सकता है क्या? मेरे प्यारे साथियों, आरबीआई केवल उतना ही पैसा प्रिंट कर सकता है जितना दादी के खजाने में गेहूं है। मतलब समझे, हमारे पास जितना एसेट होगा हम उतना ही प्रिंट निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं निकालते। मैंने वो दादी की कहानी क्या फिर केवल वेस्टेज में ही सुना दी थी क्या? मैंने पूरा एक दिन दादी की कहानी सुनाने में लगाया था कि नोट में उतना ही पैसा बोला जा सकता है जितना गोडाउन में धन है। हम केवल उतना ही नोट छाप सकते हैं जितना हमारे गोदाम के अंदर धन है। सर ज्यादा छाप ली तो क्या होगा? अरे ज्यादा छाप लिए और गलती से आप अपने नोट को लेके वापस आ गए, लो दे दो मुझे, तो क्या आप दे पाओगे? उदाहरण के लिए आपके गोदाम में 100 किलो ही अनाज था, उसकी वैल्यू के बराबर आपने नोट छाप लिए। 100 किलो अनाज था, मान लीजिए 100 किलो अनाज 1000 रुपए का था या 2000 रुपए का था, आपने 2000 नोट छाप लिए। बोले सर मशीन तो मेरे पास है, मैंने तो ऑन छोड़ दी। मैंने कहा तो 2000 की जगह सर मैं 4000 छाप लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा बेटा अभी कितने रुपए किलो गेहूं था 100 रुपए के हिसाब से? बोले सर 20 रुपए किलो था। मैंने कहा अब कितने छाप लिए आपने? बोले सर मैंने 4000 के नोट छाप लिए। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू यू आपके पास 4000 रुपए तो हैं, लेकिन जब आप वस्तु क्रय करने जाएंगे उसके आधार पर तो आपको 4000 में 100 किलो गेहूं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास 40 रुपए किलो गेहूं मिला। तो ज्यादा नोट छापने से तो महंगाई बढ़ती है। एक बात बताओ, मेरे घर में वो वाली बात है ना, घर में नहीं दाने और मम्मी चली भुनाने। मेरे घर में पैसा ही नहीं है, मेरे घर में संसाधन नहीं है, सामान नहीं है, नोट छाप ली तो वो तो लॉटरी के टिकट जैसे हो जाएंगे भाई। संदीप का दिल गार्डन गार्डन हो गया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब समझिए, आज वेनेजुएला में क्या हो रहा है। वेनेजुएला की सरकार, बिना पढ़ी लिखी सरकार, उसने क्या किया? उसने नोट छाप लिए। नोट छाप लिए तो क्या हुआ? जब नोट छप गए, लोगों के पास नोट तो बैग भर के आ गए, माल खरीदने गए, मंडी में सामान ही नहीं है, तो क्या हो रहा है? बैग भर के ले जा रहे हैं 1 किलो आलू लेने के लिए। तो अब एक बालक ने पूछा प्रेमराज ने, तो सर आरबीआई का एसेट क्या होता है? क्या गेहूं को कंसीडर करता है क्या वो? नहीं, आरबीआई कंसीडर करता है जो विदेशों में प्रचलित करेंसी है, गोल्ड है उन्हें। जैसे भारत कंसीडर करता है गोल्ड को, भारत कंसीडर करता है फॉरेक्स के अंदर आईएमएफ का जो बास्केट है उसमें 5 प्रचलित करेंसी हैं। कौन कौन सी है? डॉलर जो कि अमेरिका की करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग जो कि उसकी ब्रिटेन की करेंसी है, यूरो जो कि पूरे यूरोप की करेंसी है, जापानी येन जो कि जापान की करेंसी है, और युआन जो कि चीन की करेंसी है। इन 5 करेंसियों को जब आरबीआई अपने पास रख लेता है, कई बार आप सुनते होंगे कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। फिर आप सुनते होंगे कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व दुनिया में तीसरे नंबर का है। इसका मतलब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी के नाम पर इतना करेंसी मार्केट में रिलीज कर सकता है। वैष्णवी पूछ रही है यही सिस्टम वर्ल्ड बैंक भी फॉलो करती है? नहीं बेटा, वर्ल्ड बैंक अलग तरह से चलती है, वो भी बताऊंगा। क्लियर? आरबीआई का क्या समझ में आया? वो नोट कैसे जारी करती है? मजा आ गया? आगे बढ़े। पर सर एक बात बताओ, अगर ये बैंक ने पैसा किसी और को दे दिया तो फिर क्या होगा? बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? आपने बैंक से कहा बैंक तो पैसा हमसे कमाता है, बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा इसका तरीका है। भेजा करिए आपसे पढ़कर इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स केक वर्क लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। अब अगला सवाल, बैंक के पास पैसा कहां से आया? बैंक के पास पैसा आया राम से, श्याम से, मोहन से। बैंक को तो इन लोगों ने पैसा दिया। बोले कैसे दिया सर? मैंने कहा बैंक समझदार थी। बैंक ने क्या किया? बैंक ने इन लोगों से कहा कि सुनो भैया,
हम एफडी के ऊपर 5% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, किसी को चाहिए तो ले लो। बैंक ने जैसे ही कहा कि हम एफडी पर इतना परसेंटेज ब्याज दे रहे हैं, राम का जी ललचा गया। उसने कहा अभी मेरे घर में रखा हुआ पैसा कौन सा मुझे अंडे दे रहा है, चलो इस पैसे को जमा करा देते हैं। और ऐसा कह के राम ने 5% पे अपना पैसा बैंक में जमा करा दिया। ऐसे ही श्याम को भी समझ में आ गया, ऐसे ही मोहन को भी समझ में आ गया कि यार मेरे घर में रखा हुआ पैसा क्या काम आ रहा है, चलो बैंक में जमा करा देते हैं। बैंक के पास पहुंचा हुआ पैसा बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने में लगाया और आरबीआई ने उस पैसे को सरकार को दे दिया। इनडायरेक्टली सरकार ने आपके घर में रखा हुआ पैसा अपने पास मंगा लिया। सर ये तो नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी है? आप ब्याज के लालच में आए हो, सरकार थोड़ी आई है। सरकार को तो पता था आपके जेब से पैसे क्यों निकालने। सर सरकार बड़ी बेरहम है सर, ऐसा क्यों किया सरकार ने मेरे साथ? मैंने कहा देखो, मैंने अभी हाल बताया, आपके पास जब पैसा ज्यादा होगा और वस्तुएं कम होंगी तो बताओ महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जब आपके पास में पैसा ज्यादा होगा और वस्तुएं कम होंगी तो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? प्रियंका थैंक यू सो मच, बताइए। अरे जब पैसा आपके पास ज्यादा है और वस्तु नहीं है तो इसके मतलब महंगाई बढ़ी, और जब महंगाई बढ़ गई इसका मतलब समझ रहे हैं आप? महंगाई बढ़ गई इसका मतलब सरकार की टेंशन बढ़ गई। सरकार को समझ में आ गया अरे ज्यादा नोट चले गए, वापस बुलाओ। लोगों के पास ज्यादा पैसा चला गया, बोले क्या करें? बोले फिक्स कर रखा है, महंगाई अगर बढ़ानी है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कह रखा है कि 4 ± 2 यानी अधिकतम 6% कर दो, न्यूनतम 2%। महंगाई इतनी बढ़नी चाहिए, 100 की वस्तु अधिकतम 106 में बिके या न्यूनतम 102 में बिके, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं। जब सरकार को पता चला कि इन्फ्लेशन बढ़ गई तो सरकार ने अचानक ब्रह्मास्त्र फेंका। ब्रह्मास्त्र क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज कर दी। रिलीज करी, आरबीआई से कहा पैसे लाओ भाई। आरबीआई तुरंत पैसे देने भागी। आरबीआई ने बैंकों से कहा बैंकों पैसे लाओ, मैं तुम्हें ब्याज पर पैसा दूंगी। बोले सर इतने में नहीं काम चलेगा अपना, इतने कम परसेंटेज में नहीं देंगे। अरे तुम ज्यादा परसेंटेज ले लो, ब्याज दो, पैसा दो मुझे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ब्याज ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए आपने कई बार सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट लगातार कई समय तक बढ़ाकर रखी गई हैं। अभी रिसेंट डेज में आपने देखा होगा निरंतर कई दिनों तक रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं आया और रेपो रेट ऊंचे दरों पर चलती रही। इसका मतलब आरबीआई इन लोगों से कहती रही कि हाँ सुनो भाई, ये पैसा मुझे भेजते रहना, ये परसेंटेज पैसा मैं तुमको देती रहूंगी। तो भाई साहब बैंक इस लालच में जनता से पैसा मांगती रही और जनता से पैसा मांगा गया उच्च ब्याज दरों पर। और तो और बैंकों ने लोगों को लोन और नहीं दिया, ये कह करके कि अरे भाई नहीं देंगे हम, क्योंकि हमें पैसे से अच्छा ब्याज तो सरकार के पास मिल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो पैसा आपके पास था वो सरकार के पास चला गया। जब सरकार के पास चला गया तो आपके पास धन नहीं बचा, आपने जमा कर दिया, आप खर्च करने नहीं गए। और जब खर्च करने नहीं गए तो स्वाभाविक रूप से महंगाई कंट्रोल में आने लगी। इस सीधा सा तरीका है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था आरबीआई का काम पढ़ाऊंगा, उससे पहले आरबीआई समझ लेना काम कैसे करती है। उम्मीद है आप लोगों को एक बात दोबारा समझ में आ गई होगी कि आरबीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है महंगाई को कंट्रोल करना, वो महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये सारे तरीके जितने भी मैंने कहां गए, ये जितने भी तरीके मैंने आपको बताए ये असल मायने में किसके काम आ रहे हैं? आरबीआई के द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के काम में आ रहे हैं। बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल। नितिन लिख रहे हैं आपने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, लग रहा है कि अब हम ही फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, बनना भी चाहिए पढ़े लिखे लोगों को। समझ में आया रिजर्व बैंक कैसे काम करती है? ये करेंसी जारी करना ये तो सब फर्जी चीजें हैं कि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सब वो करते हैं, ये सब फर्जी चीजें हैं। असली चीजें जो आपको समझ में आई, समझ में आ रहा है ना? करेंसी नोट सबसे पहले कॉइन और रुपये का 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है और आरबीआई बाकी और नोट जारी करता है। किस तरह से करता है ये मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर क्या क्या करता है, वो किस प्रकार से नोट जारी करता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बता दी कि वो क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। असल मायने में इसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है, यही उसका सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है,
अब ये कैसे और कंट्रोल, क्या केवल रेपो के माध्यम से कंट्रोल करती है या कोई और तरीके भी हैं? तरीके हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आ गई? अंशुमान, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अब एक चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी, मैं वो बताता हूं, वो क्या चीज समझ में नहीं आई होगी मैं वो बताता हूं। आप में से किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, आपका ध्यान अगर वहां गया हो तो आप कहेंगे सर हमें तो सब समझ में आ गई, आप क्यों बोल रहे हो ये समझ में नहीं आई होगी? मैंने कहा वो तो आप सही कह रहे हो, पर मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। क्या? मैंने कहा देखो, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था आरबीआई से, आरबीआई ने पैसा लिया बैंक से, और बैंक ने पैसा लिया आपसे। यानी एक तरह से आपका पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचा। बदले में क्या चल रहा था? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी चल रही थी, यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी चल रही थी। आपके पास क्या मिला? आपने तो पैसा दिया था सरकार को, पैसा पैसा पैसा। आपको क्या मिला? आपको ब्याज सर्टिफिकेट मिला। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा एफडी कराने वाले लोग एफडी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं कि भाई मेरे को एफडी का पेपर दे दे, मेरे पास वो होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात बताओ सर, आरबीआई ने गवर्नमेंट को जो लोन दिया वो कितने पैसे, कितने इंटरेस्ट पर दिया, कितने ब्याज पर दिया? मैंने कहा ब्याज मान लो 3% था उदाहरण के लिए। सर आरबीआई ने बैंकों से जो पैसा लिया वो कितने ब्याज पर लिया? मैंने कहा आरबीआई ने थोड़ा बढ़ाकर लिया 3.5% पर, और बैंक ने जब आपसे लिया थोड़ा और बढ़ाकर लिया 5% पर। सर मुझे यह समझ नहीं आ रहा, बाकी तो सब समझ में आ गया। क्या समझ में नहीं आया? इंपॉर्टेंट चीज समझो कि सर मुझे, हाँ, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, एफडी सर्टिफिकेट ये लेते हैं अपन लोग। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वही वादा, वचन पत्र, राहुल यादव, ठीक है। सर मुझे यह समझ नहीं आया, पैसा 3% पर मिला, यानी आरबीआई की जो कमाई है ना वो मात्र 3% है, फिर वो बैंक को 3.5% कैसे दे देगा? ये दिमाग में आना चाहिए। जब आपने कमाया रुपया है तो खर्चा ज्यादा कैसे कर लोगे? और दूसरा, बैंक को रेपो रेट मिल रही है इतनी, लेकिन वो आम आदमी को दे रहा है 5%। इसका मतलब बैंक अपनी आय से ज्यादा पैसा आम आदमी को कैसे दे सकता है? 5% ब्याज कैसे दे सकता है? टेक्निकली होना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। टेक्निकली होना तो यह चाहिए कि गवर्नमेंट ने आरबीआई को 3% पे दिया, आरबीआई पैसा कमाने के बारे में सोचेगी, जब सोचेगी तो आरबीआई बैंकों से 2.5% पे पैसा मांगेगी। भाई 5.5% तो बचाएगी ना। फिर जब बैंक पैसा कमाने के बारे में सोचेगी तो 2.5 की जगह 2% पर उसे जनता से पैसा लेना चाहिए। सोचो, आपको पता है भारत में बहुत कम संस्थान ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं और बचाते हैं, जिनमें हमारे महारत्न, मणिरत्न तो सब हैं। भारत के अंदर जो आरबीआई है ना, इसकी कमाई जबरदस्त है, और ये अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को गिफ्ट करती है कि ये पकड़ो, रखो अपने पास। मतलब आरबीआई द्वारा सरकार को पैसा गिफ्ट भी दिया जाता है कि ये ले, वो बात बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो बड़ा शब्द, ये सवाल ये है कि सर ये मामला समझ नहीं आ रहा, 3% का माल 5% में कैसे उठा रही है बैंक? सबसे पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा बहुत आसान है। कैसा? अरे ये केवल आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आरबीआई बैंकों के माध्यम से, केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। नहीं तो फिर, अरे बैंकों से आरबीआई कई तरीके से जुड़ा हुआ है। कोई भी बैंक आरबीआई के बिना सांस नहीं ले सकता। उसे कितना एनडीटीएल का कैश अपने पास रखना है, कितना पैसा उसे रिफंड करना है, कितना रिटर्न करना है, ये सब कौन तय करता है? आरबीआई करता है। तो आप ध्यान से सुनिए, कोई भी बैंक अगर संचालित होनी है, मैंने आपको कल एक टर्मिनोलॉजी सिखाई थी जिसका नाम था एनडीटीएल, अगर आपको याद हो, है आपको अगर याद हो
हाँ, तो मैंने आपको कल एक टर्म सिखाया था जिसका नाम था NDTL। क्या था? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जिसमें मैंने आपको दोनों प्रकार की लाइबिलिटी बताई थी। डिमांड लाइबिलिटी क्या होती है और टाइम लाइबिलिटी क्या होती है, ये दोनों बातें बताई थी। याद आ रहा है? तो बड़ा प्रश्न क्या है, एनडीटीएल मैंने आपको कल बताया था। एनडीटीएल के अंदर आरबीआई ने बैंकों से पहले ही कह रखा है कि बेटा सुनो, तुम्हारे पास में जो भी पैसा कुल एनडीटीएल में आएगा, मान लो 1 लाख रुपया तुम्हारे पास आया, तो उस 1 लाख रुपए का 4,000 रुपया तुम्हें मेरे पास में जमा करा के रखना पड़ेगा। मतलब, जी हां साथियों, सरकार के द्वारा कैश रिजर्व रेशो, अब सरकार जब मैं बोल रहा हूं असल में आरबीआई की बात बोल रहा हूं, आरबीआई के द्वारा बैंकों से कहा जाता है कि तुम्हारा जो एनडीटीएल है, यानी तुम्हारे पास कुल जो पैसा है उसका 4% मेरे पास एनी टाइम जमा रखना पड़ेगा, कैश। बोले सर क्यों? क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है, कल को तुम छूट कर भाग गए, बैंक बंद करके भाग गए, पैसा कौन लौटाएगा? बोले हाँ ये बात तो सही है। तो क्या सर 4% ही लौटाना होता है क्या? शायद ये बात सही भी है। क्यों? क्योंकि जब बैंक बर्बाद होती है तो एक मिनिमम पैसा ही ग्राहक को दिया जाता है, 5 लाख अधिकतम पैसा दिया जाता है, बाकी चाहे करोड़ों रुपए आपका बैंक में जमा हो वो बर्बाद ही कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात, बोले अच्छा ये कहानी है क्या? बोले बिल्कुल ये कहानी है। फिर दूसरी चीज क्या करती है आरबीआई? आरबीआई द्वारा बैंक से कहा जाता है कि ये 4% तो तुम मेरे पास रखो, मिनिमम 4% है, ये 4 से लेके 20% तक हो सकता है। दूसरी बात, तुम अपने पास SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो के रूप में धन बचा के रखोगे। बोले मतलब, मान लो तुम्हारे पास में किसी बैंक के पास यानी एसबीआई के पास में कुल एनडीटीएल जमा हुआ 100 रुपए। एनडीटीएल क्या है जिन्हों नहीं पता है कल जाके कल का नोट्स देख लेना। अब इस 100 रुपए का ब्रेकअप क्या है? इसमें से 4 रुपए तो इन्हें देने पड़ेंगे आरबीआई को, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं मिलेगा इस पे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकार को पता है कि बेटा ये तो तुम्हारी सिक्योरिटी जमा कर रखी है बैंक चलाने के लिए। एसबीआई को अगर बैंक बन के रहना है तो 4% मिनिमम, मैं बता रहा हूं 4% उदाहरण है, ये 4 से 20% कुछ भी हो सकता है। इस कैश को जो आपने रिजर्व किया इसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। फिर आरबीआई ने कहा अपनी बैंक से, एसबीआई से कहा कि सुनो बेटा, तुम्हें कम से कम 17 से 20% या 17 रुपए इस 100 रुपए में से अपने पास में ही रखने पड़ेंगे, यानी बैंक के पास ही रखने पड़ेंगे। तुम इसे लोन नहीं दे सकते, तुम इसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकते। ये जो बैंक के पास रखा जाना है इसे नाम दिया गया SLR, जिसे कहा जाता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कम से कम 17%। अभी जो चल रहा है SLR वो शायद 17.5% पे चल रहा है, वो नंबर बदलते रहते हैं, लास्ट में लिखवा देंगे कितना परसेंट पे क्या चल रहा है। सीआरआर शायद 4.5% चल रहा है, एक बार लास्ट में कंफर्म करके बता दूंगा कितना परसेंट चल रहा है। ये उदाहरण के रूप में बताता जा रहा हूं, लगभग इतना चलता है। 17 रुपए बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे। बैंक ने कहा महाराज एक बात बताओ, आपने ऐसा करके लगभग 20 रुपए तो मेरे ब्लॉक कर दिए, मात्र 80 रुपए में मैं कैसे व्यापार करूं? तो फिर सरकार को या आरबीआई को यह समझ में आया यार इस गरीब की थोड़ी मदद कर देते हैं। बोले चल एक काम करते हैं, तू ये जो एसएलआर रख रहा है ना ये कैश में मत रख। तो बोले किस में रखूं? बोले इसको काइंड में रख ले, वस्तु में रख ले। बोले वस्तु क्या हो सकती है? बोले वस्तु हो सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वस्तु हो सकती है गोल्ड, और कैश तो तेरे पास ऑप्शन है ही, तू चाहे तो वो भी रख सकता है। बैंक से कहा आरबीआई ने कि तू अपने इस पैसे को एक काम कर, जो 17 रुपया का माल है ना, तू इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के अपने पास रख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर अगर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली तो आप मुझे उसके ऊपर पैसा दोगे, ब्याज दोगे? क्योंकि आपने पहले ही कह रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ब्याज मिलता है। बोले हाँ दूंगा, चिंता मत कर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक खरीदती है, अगर आरबीआई ये कह देना कि मैं 1% भी ब्याज दूंगा तो भी बैंक भाग करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने जाएगी। मतलब बैंक को 3.5%, 4%, 5% जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट मिलेगा खरीदने पर, वो तो उसकी आमदनी है।
ये जो 17 रुपया इसने बचा के रखा था, ये 17 रुपया इसलिए बैंक कभी भी कैश में नहीं रखती है, वो काइंड में रखती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, गोल्ड के रूप में खरीद के रखती है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ऊंची ब्याज पर भी खरीदते हैं और इसीलिए ये आगे जाकर लोगों को लोन भी दे पाते हैं। तो एक प्रकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलना वो बैंक के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि वो फंसे हुए हैं एसएलआर के जाल में। तीसरी बात, बैंकों को लोगों से जिस ब्याज पर पैसा देना है या लेना है, बैंक को पता है कि जितना ज्यादा पैसा वो लेगी उतने ही ज्यादा ब्याज पर वो लोगों को लोन दे पाएगी, और जितने ज्यादा ब्याज पर वो लोगों को लोन देगी बैंक की कमाई उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। बोलिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो कल के सेशन में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्या है ये सारे के सारे मेथड, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर एसएलआर कैसे काम करता है, कैश रिजर्व रेशो के बारे में फिर आप पढ़ेंगे, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है ना। और बस मतलब ये इसके साथ ही आपका मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर क्वांटिटेटिव मेजर्स के साथ में खत्म हो जाएगा। क्लियर? बोलिए साहब, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताइए। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ में। आरबीआई और वो पता पढ़ेंगे, मतलब सीएलआर एसएलआर बचा है वो भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। 1 रुपए का नोट आरबीआई क्यों प्रिंट नहीं करता, इसका लॉजिक तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वित्त मंत्रालय करता है। लॉजिक ढूंढ के बता दूंगा। वैसे 1 रुपए का नोट छपना बंद हो चुका है। चलो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।